हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिटेल में पढ़ रहे थे और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ही लास्ट पैरा बचा था और इसमें हमने फिगर वगैरह समझ लिया था अच्छे से। तो उसी के जो लास्ट पैरा बचा था उसी को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस पैरा में एनसीईआरटी बोलती है कि द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब होता है बीच में लेना, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि मम्मी और पापा बच्चे को बीच में ले लेते हैं, कि जैसे मतलब भीड़ भाड़ में मार्केट में जा रहे होते हैं तो एक तरफ मम्मी हो जाती है, एक तरफ पापा हो जाते हैं, बीच में बच्चे को ले लेते हैं ना। उस हिसाब से ही केस है कि प्रमोटर टर्मिनेटर फ्लैंक मतलब बीच में ले लेता है किसको, स्ट्रक्चरल जीन को। तो वही सेंस है कि प्रमोटर टर्मिनेटर फ्लैंक बीच में ले लेता है किसको, स्ट्रक्चरल जीन को, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसमें रटने की कौन सी जरूरत है यार। एक तरफ प्रमोटर होता है, एक तरफ टर्मिनेटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। सिंपल सी बात है, बीच में तो लिए हुए हैं। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड। प्रमोटर बोला जाता है कि ये लोकेटेड होता है टुवार्ड्स 5' एंड मतलब अप स्ट्रीम पर। 5' को अप स्ट्रीम बोलते हैं। ऐसे ध्यान रखें कि 5 और 3 में कौन सा नंबर ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अप और डाउन में मतलब अप मतलब ऊपर मतलब ज़्यादा। ऐसे ध्यान रखें 5' को अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम पर होता है ऑफ द स्ट्रक्चर जीन, स्ट्रक्चर जीन के अप स्ट्रीम पर होता है। द रेफरेंस इज मेड विद रेस्पेक्ट टू द पोलरिटी ऑफ द कोड स्टैंड। और ये रेफरेंस किस रेस्पेक्ट में लिया गया, हमने अभी समझा ये डिटेल में लास्ट लेक्चर में, कि ये जो रेफरेंस जो लिया गया है कोडिंग स्टैंड के रेस्पेक्ट में लिया गया है। मतलब कौन सा स्टैंड, जिसका पोलरिटी 5' to 3' है, कोडिंग स्टैंड, उसके रेफरेंस में लिया गया है। ठीक, अब देखो कुछ तरीके मैंने इसके बना दिए। इसे ध्यान से टेम्पलेट के अब देखो आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अभी मैंने इसका आगे का को लेकर के लिख दिया है, फिर आपको अभी समझ में नहीं आएगा। एक ट्रिक बनाइए, पहले एक दो लाइन और पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। इट इज़ ए डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए सीक्वेंस होता है दैट प्रोवाइड कराता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। सिंपल सी बात है यार, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब सिंपली आरएनए पॉलीमरेज बोल दिया इन्होंने। तो ये भी तो राजमिस्त्री है, अभी डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने वाला है। तो ये काम किस पर करेगा, डीएनए के सीक्वेंस पर ही तो करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है कि डीएनए सीक्वेंस ही होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो ये राजमिस्त्री वहीं डीएनए सीक्वेंस पर जाकर बाइंड कर जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ शुरू में इट का मतलब प्रमोटर से, ठीक है। इट का मतलब प्रमोटर की बात चल रही है कि आरएनए पॉलीमर कहाँ जाकर जुड़ता है, प्रमोटर से। क्योंकि प्रमोटर से ही तो स्टार्टिंग होती है। क्योंकि प्रमोटर क्या है, ये प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर आकर है, तो ये सब चीज़ सीक्वेंस ही तो है एक तरीके से उस डीएनए के सीक्वेंस। तो यहाँ दरअसल इट का मतलब एग्जैक्ट अगर हम बोलें तो कौन से सीक्वेंस से बात चल रही है, प्रमोटर वाले से बात चल रही है। एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ए प्रमोटर, और ये प्रमोटर की प्रेजेंस होती है इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, दैट आल्सो डिफाइंस करती है द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड को। और ये कह रहे हैं कि भाई प्रमोटर की प्रेजेंस ही डिफाइन करती है, डेफिनेशन देती है कि टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है और कोडिंग स्टैंड कौन सा होता है। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, समझ रहे हैं कि प्रमोटर की प्रेजेंस डिफाइन करती है। इसका मतलब कैसे कहेंगे कि प्रमोटर जिस स्टैंड के 5' पर होता है उसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, और प्रमोटर जिस स्टैंड के 3' पर होता है उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। लो डेफिनेशन हो गई प्रमोटर के बिहाफ पर टेम्पलेट एंड कोडिंग की, ठीक। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन को बदल करके अदला बदली करके विद टर्मिनेटर के साथ, मतलब टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर को अगर रख दिया है और प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर को रख दिया है, तो द डेफिनेशन ऑफ द कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड्स कुड बी रिवर्स्ड। सिंपल सी बात है, तो डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी। समझ रहे हो ना, प्रमोटर की जगह टेम्पलेट रखते हैं और टेम्पलेट की जगह प्रमोटर रखते हैं तो डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी।
ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे कि टर्मिनेटर के रेस्पेक्ट में बोलेंगे फिर कि प्रमोटर की पोजीशन अलग कर दी तो, या फिर प्रमोटर की रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो प्रमोटर जो है कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम पे ना रह करके कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम पे रख दिया मान लो, तो डेफिनेशन अलग हो जाएगी ना। तब डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्रमोटर जिस स्टैंड के 3 प्राइम पर होता है, ठीक है, उसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, और जिसके 5 प्राइम पर होता है उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। पर उल्टा हो जाएगा ना, ठीक जस्ट, ठीक है। मतलब मान लो प्रमोटर यहाँ ना रखकर प्रमोटर यहाँ रख दिया हमने, तो हम कहेंगे प्रमोटर जिस स्टैंड के 3 प्राइम पर रखा हुआ होता है उसको कोडिंग स्टैंड, और जिस स्टैंड के 5 प्राइम पर रखा हुआ होता है उसको जो है टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। इस तरीके से हो जाएगा ना फिर तो ये, क्योंकि यहाँ हमने रख दिया अगर तो वही कहना चाह रहे हैं ये कि डेफिनेशन बदल जाएगी उस हिसाब से, रिवर्स्ड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चूँकि देखो यहाँ से रिवर्स यही हो जाएगी कि तब ये कहा जाएगा कि कोडिंग स्टैंड वो होता है जिसमें 3 प्राइम पर प्रमोटर होता है, क्योंकि फिर बदल जाएगी ना, क्योंकि यहाँ रख दिया हमने अगर प्रमोटर, तो प्रमोटर कोडिंग स्टैंड के तो 3 प्राइम पर रखा है ना, तो कोडिंग स्टैंड वो होता है जो कि प्रमोटर जिसकी 3 प्राइम पर रखा रहता है। ऐसे हो जाएगी ना फिर डेफिनेशन, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ तो हो गया कोड भी रिवर्स्ड। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड 3 प्राइम एंड, और टर्मिनेटर जो जनरली होता है, यानी कहने का मतलब है कि बताना चाहने कि अगर ऐसा कर जाए तो डेफिनेशन बदल जाएगी, और वरना जनरली तो हम वही कह के चलेंगे क्या कि प्रमोटर जो होता है 5 प्राइम पर होता है, और 5 प्राइम जो किसके रेस्पेक्ट में बात करके चलते हैं, कुछ ना कहा जाए तो कोडिंग स्टैंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसी के रेस्पेक्ट में टर्मिनेटर की बात कर लें कि द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड 3 प्राइम एंड, तो किसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है अगर कुछ ना कहा जाए तो कोडिंग स्टैंड के। देखो कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम पर ही तो टर्मिनेटर भाई बोल रहे हैं। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड, मतलब डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड, एंड इट यूजुअली डिफाइन करता है द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल सी बात है, उसका नाम ही टर्मिनलाइजेशन, तो भी ट्रांसक्रिप्शन की एंड को ट्रांसक्रिप्शन के एंड को मतलब ट्रांसक्रिप्शन के एंड को मतलब ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेट होने को, ख़त्म होने को इंडिकेट करेगा, डिफाइन करेगा, सिंपल सी बात है। फिगर 6.9 हम देख ही चुके अच्छे से। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, कुछ ऐसे एडिशनल अतिरिक्त रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टू द प्रमोटर, ठीक है। ये कहना है कुछ एडिशनल कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो प्रमोटर के अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम होते हैं, रेगुलेटरी एडिशनल वाले, ठीक है। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सीक्वेंसेस, इस प्रकार के सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टी जो है सेल्फ डिस्कस की जाएंगी वाइल डीलिंग विद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जब हम आगे इसी चैप्टर में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब देखो, अब इस तरीक़ों को याद कर लो जो मैंने तरीका बनाया है, क्योंकि अब हमने पूरा पैरा पढ़ चुके हैं। ध्यान से T4 टेम्पलेट के रेफरेंस में टर्मिनेटर 3 प्राइम पे नहीं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। टेम्पलेट के रेस्पेक्ट में टर्मिनेटर 3 प्राइम पर नहीं है, ये ध्यान रखना। किसके पर है तो कोडिंग के स्टैंड के पर है, कोडिंग के स्टैंड पर टेम्पलेट टर्मिनेटर 3 प्राइम पर है, ठीक है, समझ रहे हैं। टेम्पलेट के रेफरेंस में नहीं है, टेम्पलेट के रेस्पेक्ट में टर्मिनेटर 3 प्राइम पर नहीं है, ऐसे बस सोचा ना, है नहीं है, ठीक है। या मैं जो पहले वाला तरीका बताया था उससे ध्यान रख लें, ठीक है, कि टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। अब टेम्पलेट का तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, दूसरा बचा कोडिंग स्टैंड, तो कोडिंग स्टैंड काम आता है रेफरेंस रखने में। तो आप तुरंत एक प्रमोटर, देखो प्रमोटर और टर्मिनेटर को रखो, बना लोगे। देखो जैसे मैंने बताया था कि एक प्रोसेस कॉम्प्लिकेट वो होती है रेप्लिकेशन फॉर्क वाली,
उसमें कहाँ क्या 3' 5' लगता है, लेकिन उसमें आपको फिगर बनाना आता है। एक बार चीज़ें मैंने अच्छे समझाई दी है, फिर आप फिगर बनाना आता है तो आप एकदम प्रेशराइज कंडीशन में भी जल्दी से आंसर कर दोगे, एकदम जल्दी से फिगर बना लो, कोई कठिन तो फिगर होता नहीं है। ऐसे इस फिगर को भी जल्दी से बना लिया करो तो आप कुछ भी आंसर दे दोगे। ठीक है, जल्दी से बनाने का सेंस है कि आपको ही बनाना आना चाहिए। 2-3 लाइनों में जैसे, अरे 2-3 लाइनें क्या, 2-3 लाइनें तो होती हैं सब पर एकदम से। जैसे ये बना लिया, ऐसा करके ये खींचा, ये खींच लिया, ये एकदम कह दिया 3' to 5' है, ये वाला 5' to 3' है। ठीक है, ऊपर वाला टेम्पलेट स्टैंड है और नीचे वाला कोडिंग स्टैंड है। अब टेम्पलेट स्टैंड इसका तो ट्रांसक्रिप्शन होना है, अब इसका कोडिंग स्टैंड है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होना, तो ये काम आ गया, ये वाला स्टैंड काम आ गया ट्रांसक्रिप्शन होने में। तो दूसरा स्टैंड काम आता है कोडिंग स्टैंड होने में, मतलब दूसरा स्टैंड, हाँ कोडिंग स्टैंड किसके काम आता है, रेफरेंस लेने में। तो हम जानते हैं कि 5' प्रमोटर पास में होता है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्रमोटर हो जाता है और यहाँ पर ये जो है टर्मिनेटर लग जाता है। तो अब आप खुद भी बता दोगे, कुछ भी पूछा जाए बस इतना आपको आता है तो आप बता दोगे खुद ही सब कुछ, बीच में स्ट्रक्चर चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो कुछ भी ना कहा जाता तो हम कोडिंग स्टैंड के 5' में ही तो बोलते हैं, हम ये तो बोलते हैं कि 5' पर होता है प्रमोटर। दरअसल वो किसके रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, कोडिंग स्टैंड की। वैसे तो इसका अगर इनकी पोजीशन स्विचिंग कर दी जाए तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड की। प्रमोटर को यहाँ रख दिया है, टर्मिनेटर को यहाँ रख दिया है, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा जाए तो हम इसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड के रेस्पेक्ट में। तो आप तुरंत बना दोगे। ठीक है, सही, बस यही मैंने तरीका एक बताया, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। T4 टेम्पलेट, T4 3'। तो टेम्पलेट 3' 5' होता है, जब इसको आप बना लोगे तो तुरंत दूसरे को तो 5' 3' उल्टा होता ही है। ये एक टेम्पलेट होता है तो कोडिंग होता है, तो यहाँ कोडिंग लिख लेना। फिर जो है ये इसका ट्रांसक्रिप्शन T4 टेम्पलेट, T4 ट्रांसक्रिप्शन, टेम्पलेट वाले ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दूसरे वाले के रेस्पेक्ट, दूसरा वाला किस काम आएगा, दूसरा वाला स्टैंड काम आता है रेफरेंस लेने की, तो इसके रेस्पेक्ट में रेफरेंस लिया जाता है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में टर्मिनेटर यहाँ पर होगा 3' पे, ये 5' पे होगा। तो आप सभी चीज़ें बता दोगे, पर कोई भी थ्योरी की स्टेटमेंट हो इसी को देखते देखते उसको रॉन्ग और राइट करते जाओ, बस आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगी जल्दबाजी में भी। फिगर अगर बनाना है ना आता हो आपको तो। ठीक है, NCERT से बाहर की बात यह है कि टेम्पलेट स्टैंड को सेंस स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि टेम्पलेट या मतलब टेम्पलेट देने से सेंस आ जाता है, वो याद कर लिया केवल। देखो, ट्रांसक्रिप्शन के एंड होने को ज़्यादातर टर्मिनेटर ही परिभाषित करता है, वो भी बताया ही है। टर्मिनेटर इज लोकेटेड, हाँ ये है, देखो the terminator is located toward 3' and downstream of the coding string and it usually define करता है the end of the process of transcription। यूजली वर्ड है देखो, इसलिए मैंने ये अलग से भी नोट करके यहाँ लिखा। ट्रांसक्रिप्शन के एंड होने को हमेशा टर्मिनेटर नहीं बताता, ज़्यादातर टर्मिनेटर ही परिभाषित करता है। बाकी जो है ये सब तो मैंने देख लिया था, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिए हैं। अभी आगे का पार्ट है, लेकिन थोड़ा अभी कर लो तो कर लो, याद करना चाहो तो। ट्रांसक्रिप्शन में ये पहली बार पढ़ रहे हैं, वो तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये पहले पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। वहाँ का पॉइंट मैंने अगले पेज का यहाँ कर लिया थोड़ा। ट्रांसक्रिप्शन में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान रखना, जबकि ट्रांसलेशन केवल एक्सॉन का होता है, क्योंकि इंट्रॉन को तो हटा दिया जाता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस द्वारा। इन्वॉल्व दोनों होते हैं, ये मैंने बात है इसलिए नोट किया है मैंने। ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व दोनों है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों। लेकिन ट्रांसलेशन पूछा जाए तो ट्रांसलेशन केवल एक्सॉन का होता है, क्योंकि जब मैच्योर मैसेंजर बनाया जाता है तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस द्वारा इंट्रॉन को हटा दिया जाता है ना, तो ट्रांसलेशन केवल एक्सॉन का होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन, अब तक तो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही समझा, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन मतलब जीन में क्या रिलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, कैसा क्या वो समझने वाले हैं। ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हम क्या कहते हैं,
जीन को क्या होती है कि आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई होती है कौन, जीन, ये बोलते हैं। जीन को अगर परिभाषित किया जाए तो कि जीन आखिर क्या है, तो हम कहते हैं कि आनुवांशिकता की जो फंडामेंटल यूनिट है भाई जीन है। अरे भाई मेंडल वगैरह ने भी फैक्टर बोला था, सबसे फाइनली ये डिसाइड होकर आया, प्रूव होकर, एक्सपेरिमेंट हो करके, जैसे एडवांसमेंट्स हुआ जेनेटिक्स में, तो पता चला कि जो मेंडल जिसको फैक्टर बोल रहे थे वो फाइनली वो जीन था। ठीक है, पहले क्रोमोसोम बोला गया, फिर धीमे धीमे पता चला कि वो जीन था रियल में। ठीक, तो भाई वहीं से डेफिनेशन बन गई। दो यद्यप देयर इज नो एम्बिगुइटी, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देयर द जीन्स आर लोकेटेड इन डीएनए। ये कह रहे हैं कि हाँ भाई इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि डीएनए जो है जीन, मतलब जीन जो है डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली, लेकिन साहित्यिक रूप से ये कहना कठिन है क्या कि डिफाइन करना है जीन को इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये कहना चाह रहे हैं जी कि अगर साहित्यिक रूप से देखा जाए तो डीएनए सीक्वेंस के टर्म में जीन को डिफाइन करना ये थोड़ा कठिन रहेगा। क्यों, आगे देखते हैं क्यों कह रहे हैं ऐसा। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ट्रांसफर आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन। वो कह रहे हैं कि वो डीएनए सीक्वेंस जिनसे कि ट्रांसफर आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है, उनको भी तो जीन बोलते हैं। समझ रहे हो ना, ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी तो जीन बोलते हैं। हाउएवर, वैसे बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन को डिफाइन करना एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, ये कह रहे हैं कि वैसे सिस्टोन को डिफाइन करते हुए सेगमेंट ऑफ डीएनए का, मतलब डीएनए का एक सेगमेंट के रूप में अगर हम सिस्टोन को डिफाइन करें डीएनए कोडिंग के एक सेगमेंट के रूप में फॉर ए पॉलीपेप्टाइड के लिए, तो द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन था जो बीच में फंसा हुआ था प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, वो कुड बी सेड एज, वो बोला जाएगा मोनोसिस्टोनिक। वो स्ट्रक्चर जीन का क्या नाम देंगे, मोनोसिस्टोनिक। और ये मोनोसिस्टोनिक कहाँ होता है, मोस्टली इन यूकैरियोट्स, ज़्यादातर यूकैरियोट्स में पाया जाता है ये। इसका मतलब क्या है, कुछ प्रोकैरियोट्स में भी होगा लेकिन ज़्यादातर यूकैरियोट्स में होगा मोनोसिस्टोनिक जीन। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ओके। आगे और या फिर पॉलीसिस्टोनिक कहाँ होते हैं, मोस्टली इन बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स में होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पॉलीसिस्टोनिक ज़्यादातर पॉलीसिस्टोनिक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ऐसे ध्यान रखें, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट्स, मतलब पॉलीसिस्टोनिक ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जीन दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन पॉलीसिस्टोनिक ज़्यादातर पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में होंगे, ज़्यादातर मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में होंगे। ध्यान से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बहुत थोड़ी गड़बड़ की। देखो ये मत समझ लेना कहीं कि ये कह रही है एनसीईआरटी लाइन मोनोसिस्टोनिक ज़्यादातर यूकैरियोट्स में होता है, मतलब ज़्यादातर यूकैरियोट्स में, ये बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसिस्टोनिक वाले स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स में होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीसिस्टोनिक जीन जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है एक जीन में कई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। इन यूकैरियोट्स दी मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, यूकैरियोट मतलब जैसे हम में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, उसमें कोडिंग सीक्वेंस ऐसे होते हैं, मतलब बाधित होते हैं, उनमें बीच बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो गड़बड़ टाइप के। इंटरप्टेड का मतलब क्रम भंग किए हुए, चूँकि एक टाइप के जीन एक साथ लगातार लगे हुए नहीं होते हैं, इसलिए यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, इंटरप्टेड रहता है कोडिंग सीक्वेंस। द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, या ऐसे कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में जीन स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट मतलब बटे हुए होते हैं, बीच बीच में अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो उसको बटे हुए तो बोलेंगे। जैसे मान लो किसी भी एक टाइप की चीज़, अगर इस पर किसी एक टाइप की चीज़ लगातार ऐसे कर तरीके से है तब तो ठीक है,
अब अगर दूसरी कंडीशन ऐसे ले लेते हैं कि जो एक टाइप की जो चीज़ है उसके बीच बीच में ऐसे करके कोई चीज़ है तो ये इंटरप्टेड है, बीच बीच में क्रम भंग है। क्रम भंग है, दूसरी बात कह सकते हैं कि जो है क्या है, स्प्लिट है। स्प्लिट मतलब बटे हुए हैं, देखो एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ, एक यहाँ है। इंटरप्टेड होने की वजह से बटे हुए लग रहे हैं, स्प्लिट लग रहे हैं। ठीक है, जीन्स कैसे होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस, लेकिन जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं या फिर जो एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं जो वास्तव में एक्सप्रेस होते हैं उनको बोलते हैं एक्सॉन्स। ठीक, एक्सॉन आर, देखो कोडिंग स्टैंड वो चीज़ एक अलग थी जिसका कोड नहीं होता था, उसको कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उनसे कन्फ्यूज मत होना उससे। एक्सॉन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस, एक्सॉन वो सीक्वेंस होते हैं दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, जो जब आरएनए मैच्योर हो जाता तब भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हटाए नहीं जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्सॉन। मैं तरीका बता दूंगा कैसे याद रखोगे। द एक्सॉन आर इंटरप्रेटेड बाय इंट्रॉन्स। अब इनका नाम भी बता दिया कि जो हमारे काम वाली चीज़ें थी एक्सॉन्स, मतलब ये वाली एक्सॉन, ई से दिखा दे रहा हूँ, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, इनके बीच बीच में जो चीज़ दरअसल आ जा रही थी, जो बाधा कर रही थी, इंटरप्रेट कर रही थी, वो क्या थी, वो इंट्रॉन थे दरअसल। अब इस इंट्रॉन को, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, अगर इनको हटा करके, इनको हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया जाए, और इनको हटा करके ई को आपस में जोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे करके ई को आपस में जोड़ दिया जाए एक्सॉन एक्सॉन को, तो इनको हटाना, इंट्रॉन को हटाना ही प्रोसेस कहलाती है स्प्लाइसिंग। आगे लाइन में ये बोलने वाली एनसीईआरटी देखो। ठीक है, एक्सॉन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट appear in the major appears to RNA. The exon are interrupted by the introns और intervening sequences. इंट्रॉन्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं, जो काम के नहीं होते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। डोंट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। देखो ये वाला हमारा मैच्योर आरएनए, ये वाला मैच्योर आरएनए है ये। ठीक है, जब मैच्योर आरएनए होगा, प्रोसेस्ड आरएनए जिसके साथ प्रोसेसिंग की जा चुकी है, प्रोसेसिंग कौन सी प्रोसेसिंग की जा सकी है, इंट्रॉन को हटाने वाली। इसमें कहाँ है इंट्रॉन, इसमें केवल एक्सॉन एक्सॉन है ना, वो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंट्रॉन और इंटरवेनिंग सिंक्वेंस, इंट्रॉन का ही दूसरा नाम इंटरवेनिंग सिंक्वेंस होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, आई से इंट्रॉन है, ठीक है, आई से इंटरवेनिंग है, क्योंकि एक्सॉन में तो ई आ रहा है ना, तो इंट्रॉन को बोलते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस। इंटरवेनिंग सीक्वेंस डोंट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसीड आरएनए। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। ये कह रहा है कि भाई अगर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट अगर आप रखोगे, इसे साफ खाइए, एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, तो इस तरीके से तो हम डेफिनेशन सही से नहीं दे पाएंगे ना जीन की, कि भाई हम कह रहे हैं कि सब फंक्शनल यूनिट है। अब हमने चलो कह रहे हैं कि ठीक है साहब, तुम कह रहे हो फंक्शनल यूनिट है, हमने इतना पार्ट उठा लिया, अब इसमें एक इंट्रॉन आ गया, मतलब एक एक्सॉन आ गया, एक इंट्रॉन आ गया, ये तो काम का नहीं है, तब कैसे कह दिया कि फंक्शनल यूनिट है। इसलिए ही बोलते हैं कि जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, वो कॉम्प्लिकेट कर देता है जीन की परिभाषा को डीएनए सेगमेंट के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो, क्योंकि हम शायद शुरू में ही बोल दे रहे थे कि जीन क्या है, कि जीन छाप वंशागत आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई है, मतलब जो फंक्शनल है, जो काम के हैं, जो कि इंट्रॉन तो काम के होते नहीं हैं। अब अगर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, मतलब भाई बीच बीच में बाधा करने वाले हैं, इसके हमने टुकड़े को उठा लिया। अब क्वेश्चन ये था कि भैया तुम कह रहे हो काम के जो फंक्शन यूनिट होते हैं साहब, तो इसमें तो ई और आई है, तो आई तो काम का है नहीं, तो आप फिर इसको जीन कैसे कह रहे हो। इसलिए ये डेफिनेशन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इंट्रॉन आकर के, ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, जैसे ये हो गया, चूँकि आप जीन को फंक्शनल यूनिट कहते थे, लेकिन इसी में इंट्रॉन तो कुछ भी काम के नहीं होते,
सो डेफिनेशन कॉम्प्लिकेट हो गई ना अब तो, वो वाली जो स्टार्टिंग में दी थी, जो अभी मैंने बताया। ठीक, सही है। अब एनसीईआरटी आगे कहती है, इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ये कह रहे हैं जो हमें लक्षणों की जो वंशागति होती है, लक्षणों का जो आनुवंशिकता होती है, वो किसके द्वारा अफेक्ट होती है? प्रमोटर जीन के द्वारा भी होती है और रेगुलेटरी सीक्वेंस के द्वारा भी होती है। किसके? स्ट्रक्चरल जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस। आगे देखो, मैंने लेक ऑपरेन पढ़ाया, उसको पूरी तरीके से एनालॉजी बना दिया है। उसमें रेगुलेटर जीन को दादाजी बना दिया है, प्रमोटर जीन को पापा जी, और ऑपरेटर जीन को मम्मी जी, स्ट्रक्चरल जीन को बच्ची बना दिया है। 3 बच्चे हैं जिसमें स्ट्रक्चरल जीन में भी ZY जया नाम से कर दिया। तीनों का एक एक लेटर उठा करके, वैसे 3 बच्चे हैं ZY। इस तरीके से बना दिया। तो स्ट्रक्चर जीन तो एक ही है, लेकिन ऐसे ध्यान रखो उसका नाम जया है। ठीक है, उसके 3 नाम है ZY, ऐसे ध्यान रखो, अंदर से स्ट्रक्चर जीन एक ही है। तो उसी में रेगुलेटरी जीन को मैंने दादाजी बोला है और प्रमोटर जीन को पापा जी। ठीक, तो बहुत अच्छे से एनालॉजी है, समझो पूरे लगभग एग्जैक्ट ही, बिल्कुल एकदम, मतलब लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट ही, मतलब बिल्कुल एकदम याद रहेंगे आपको चीज़ें। और देखो यहाँ भी उसी तरीके से मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। जैसे हमारे लक्षणों की वंशागति जो होती हैं, वो स्ट्रक्चर जीन में, मतलब मैंने बोल दिया बच्चा जीन, तो बच्चा जीन के सीक्वेंस के, ये कह रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। मतलब हमारी जो लक्षणों की वंशागति है बच्चे की, तो बच्चे के लक्षणों की वंशागति पापा पे और दादाजी पे निर्भर करेगी ना। अरे पापा जी के दादाजी के लक्षण उसमें आएंगे ना, तो उससे याद रहती है ये चीज़, समझ रहे हो? ये लाइन भी देखो याद रहेगी। अब ध्यान रखना, यहीं से आप इस बात को गांठ बांधने कि स्ट्रक्चर जीन मतलब बच्चा जीन, P4 पापा, P4 प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी दादा जीन। तो लक्षणों की वंशागति किसके द्वारा अफेक्टेड होगी? पापा के द्वारा और दादा के द्वारा। किसकी? बच्चा जीन की। रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, देखो ये मैं तरीका बना दिया। दैट इज बच्चा जीन के दादाजी एंड पापा जी दोनों के द्वारा से पड़ता है इन लक्षणों की वंशागति पर। ठीक है, अब वो बात अलग है कि किसी का पॉजिटिव असर पड़े, किसी का नेगेटिव, लेकिन असर तो पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पर और भी मैंने एनालॉजी बताई, जो लेक ऑपरेशन पढ़ाऊँगा आगे इसी चैप्टर में, कि दादाजी जो हैं वो ये नहीं चाहते, जया नाम की लड़की, एक तो पुराने ख्यालात के होते हैं कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, बीपीटी पर मत कराओ, बैचलर इन फिजियोथेरेपी मत कराओ उसको। बीपीटी का भी एक सिग्निफिकेंस है। B4 बीटा के लक्ष्य साइड है, P4 परमेज, T4 ट्रांसस्टाइलेज, लेकिन यहाँ बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी याद के लिए। ठीक है, सब कुछ है तरीका। तो नेगेटिव का मतलब ये रेस्पॉन्स कि दादाजी नहीं चाहते बाहर जाए वो, और उसका बीपीटी करने का मतलब है ट्रांसलेशन हो जाना। तो ये ट्रांसलेशन नहीं होने देते हैं। ठीक है, तमाम पूरी कहानी एकदम से रिलेट करके बहुत अच्छे से। और पापा जिन प्रमोटर जिन होते हैं, RNA पॉलीमरेज पापा का पैसा होता है, तो वो जो है पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, लेकिन डालते दोनों रहे हैं। तो तमाम तरीके के बनाए बहुत अच्छे से। कितनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आपको क्वेश्चन आपको हो जाएगा दुनिया भरी बातों से क्या मतलब, बबल सही हो जाए बस। नीट के पेपर में कौन देख रहा है तुमने कैसे किया क्वेश्चन को? ठीक, अब देखो, कोई 2 नंबर थोड़ी यूज़ कर रहे हो, कोई कर तो 1 नंबर से ही रहे हो ना, बस निमोनिक्स बना के आपने कर लिया तरीका, कहानी बना करके। हैंस इसलिए यही समटाइम्स कभी कभी द रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं आर लूजली डिफाइंड हो जाते हैं एज रेगुलेटरी जीन्स। इसलिए ये कह रहे हैं कि कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम रेगुलेटरी जीन्स बोल देते हैं लूजली रूप से, इवन दो दीज सीक्वेंस डोंट कोड फॉर एनी RNA और प्रोटीन। ये कह रहे हैं कि वैसे ये सीक्वेंस जो है किसी भी RNA या किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस इसकी बात चली, लेकिन ध्यान से रेगुलेटरी जीन करके आए तो वो रिप्रेसर
को कोड करते हैं। लेक ऑपरेन में लिखा भी है साफ साफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंसेस की बात चल रही है, समझ लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है उसी हिसाब से बता देंगे। सीक्वेंस करके आए तो ये बोला जा रहा है कि नोट कोड फॉर एनी आरएनए प्रोटीन, जबकि रेगुलेटरी जीन जो होता है और प्रेशर प्रोटीन बनवाता है। लेकोपेरोन में हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं रेगुलेटरी जीन है या रेगुलेटरी सीक्वेंस लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, सही है। ये तरीका सब हो गया, ठीक है, लेकोपेरोन से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आखिर क्या होती है। इन बैक्टीरिया देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, बैक्टीरिया में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, ठीक है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। मतलब आगे लाइन समझ लो ध्यान से, होते बैक्टीरिया में भी 3 टाइप के आरएनए हैं, मतलब ये मत समझ लेना कि यही है क्या, बैक्टीरिया में भी 3 टाइप के, यूकेरियोट में भी 3 टाइप के, लेकिन स्पेशल बात ये है यहाँ तीनों टाइप के आरएनए को बनाने वाला एक ही बंदा होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन यहाँ बनाने वाला बंदा एक ही होता है, मतलब एक ही होता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तीन टाइप के कौन से भाई, एक मैसेंजर आरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ऑल थ्री आरएनएस आर नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन सेल। सेल में प्रोटीन बनाने के लिए तीनों प्रकार का आरएनए की जरूरत पड़ती है, सिंपल सी बात है। मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड दी टेम्पलेट, मैसेंजर आरएनए किस काम आता है, टेम्पलेट प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब इस पर ही बनाया जाता है, इसको यूज़ करके। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए को मैंने दूल्हा माना है अपने ट्रिक्स में, ठीक है। ये दूल्हा, ब्रिंग्स अमीनो एसिड दुल्हन है, अमीनो एसिड को लाता है एंड रीड्स दी जेनेटिक कोड्स, और जेनेटिक कोड को पढ़ता है, मतलब लव लेटर जो भी होते हैं लिखा हुआ होता है उसको पढ़ता है, जेनेटिक कोड को पढ़ता है, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा दूल्हा है, ठीक है। एंड राइबोसोमल आरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिकल रोल, और राइबोसोमल आरएनए जो होता है प्ले खेलता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिकल रोल, और राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल रोल खेलता है और कैटालिटिकल रोल खेलता है, क्योंकि राइबोजाइम यही तो होता है, राइबोसोमल आरएनए कैटालिटिकल रोल खेलता था ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यही बात बोलना चाह रहे थे। बैक्टीरिया में केवल एक ही डीएनए, मतलब तीनों प्रकार के आरएनए को बनाने के लिए एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में कह रही आंसर है तो बैक्टीरिया पार्ट को यूज़ करो, ठीक। जबकि यूकैरियोट में तीनों प्रकार के आरएनए बनाने के लिए, मतलब मैसेंजर आरएनए के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है, ट्रांसफर आरएनए बनाने के लिए अलग होता है, और राइबोसोम आरएनए बनाने के लिए अलग होता है, बस ये अंतर है। यहाँ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है दैट कैटलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन में ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, सब बोल दिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड टू प्रमोटर, प्रमोटर के साथ बाइंड करता है एंड इनिशिएट करा देता है ट्रांसक्रिप्शन। हम जानते हैं भाई ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर्स पे ही तो बाइंड करके स्टार्ट किया जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऐसा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने को बोलते हैं इनिशिएशन, हो गया स्टार्ट। इट यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब वही बात है सिंपली कि ये क्या यूज़ करता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज़ करता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वही एक तरीके से क्या है
न्यूक्लियोटाइड हुआ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड से एक फास्फेट, बीच वाला फास्फेट जुड़ करके सबस्ट्रेट की तरह काम करने लगा, तो वो न्यूक्लियोटाइड हो गया। और बाकी दो टर्मिनल जो फास्फेट थे वो हाई एनर्जी वाले हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कराने लगे। सबस्ट्रेट, क्योंकि बीच वाला फास्फेट तो सबस्ट्रेट की तरह ही काम करता है ना। देखो किनारे वाले एनर्जी की तरह कराने लगे, एनर्जी दिलाने लगे ना दिलाने लगे, वो अभी आप ध्यान रखो। जैसे लाइटिंग कोई यहाँ जिक्र ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप इतना ध्यान रखो एज ए सबस्ट्रेट जहाँ बोल रही है ये न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट को, तो यहाँ ये बीच वाला फास्फेट था उसको सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में बोल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, सबस्ट्रेट के रूप में। एंड पॉलीमरेज करता है इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। और टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में तो करेगा भाई, टेम्पलेट पर तो डिपेंड करेगा ही ना। टेम्पलेट मतलब विधाता, मतलब भगवान पर तो निर्भर करेगा याद करने के लिए। फॉलोइंग द रूल ऑफ कम्प्लीमेंटरिटी, कम्प्लीमेंटरिटी के रूल को फॉलो करते हुए पॉलीमराइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और तभी तो बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज, तो डीएनए डिपेंडेंट तो है ही ना। तो भैया डीएनए का टेम्पलेट वाले स्टैंड पर डिपेंडेंट, तो टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन तो होगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ जाओ। अब देखो ये पिछला वाला टॉपिक था जीन वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और समझ लो, मतलब उसी संबंधी है एनसीईआरटी से। क्योंकि जनरली हम ये कह देते हैं कि डीएनए के जितने सेगमेंट पर सूचना होती है उसे जीन कह सकते हैं, लेकिन इंट्रॉन सूचना तो रखते हैं लेकिन काम की नहीं होती है। सो अब तक साइंटिस्ट्स जीन को क्लियरली डेफिनेशन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ये अलग से थोड़ा सा एनसीईआरटी से, पॉलीजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कौन कौन काम आते हैं, तो तीनों प्रकार के आरएनए काम आते हैं, ध्यान रखना। आरएमटी का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तीनों ही काम आते हैं। फाइलोजेनी में मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता करने में, हिस्ट्री में काम आते हैं। ओके, ठीक। आगे देखते हैं। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। अब यहाँ तो भैया हेलिक्स भी खोलने के लिए यही है, कोई अलग से सोई रिलीज वगैरह एंजाइम नहीं है। जैसे जहाँ रेप्लिकेशन हो रहा था वहाँ हेलिक्स खोलने के लिए अलग से थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हेलिक्स भी यही आरएनए पॉलीमरेज खोल देता है। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ कभी कभी आरएनए पॉलीमरेज ही एटम को भी खोल देता है, एलिंगेशन को भी आगे तक कंटिन्यू करता है। जबकि डीएनए के केस में का मतलब है रेप्लिकेशन के केस में इस बात को हेलिकेज एंजाइम होता था अलग से, खुद डीएनए पॉलीमरेज नहीं खोलता था। ठीक है, एंड कंटिन्यू एलिंगेशन ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। ठीक है, और ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए जो है रिमेन्स बाउंड रहता है टू द एंजाइम से। once the polymerase reaches the terminator region, और जैसे जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन करते करते पॉलीमराइज करते करते कहाँ पहुँच जाता है, डी इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटर रीजन पे पहुँच जाता है तो दी निसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, तो नया नया नवजात नया नया बना हुआ, जैसे कहता है निसेंट मतलब नवजात शिशु, उसी तरीके से नया नया बना आरएनए फॉल्स ऑफ हो जाता है। सो आल्सो दी आरएनए पॉलीमरेज, इसी प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाता है। ऐसे दीवार अगर पूरी हो गई बनाते बनाते एंड तक, तो वही जैसे दीवार पूरी हो जाएगी, तो दीवार पूरी हो गई तो राजमिस्त्री भी हट जाता है। तो वही बहुत बोल रहे हैं दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रकार का से क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक, एंड इंटरव्यू क्वेश्चन इज दैट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
एक जिज्ञासा से पूर्ण क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप्स, कि आरएनए पॉलीमरेज भैया अकेला आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप को कैसे पूरा कर रहा है। क्वेश्चन ये उठता है, मतलब कौन कौन से तीनों स्टेप। पहला स्टेप इनिशिएशन है, फिर इलोंगेशन है एंड टर्मिनेशन है। तो बात क्या कहती है एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे अच्छे टीचर नहीं बता पाते हैं इस बात को, क्लियरिटी कन्फ्यूजन। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तब जाकर के कंक्लूजन निकले बहुत अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है, लोगों को आती है नहीं, फिर फालतू का इधर उधर का पुराना पढ़ाते रहते हैं, जबकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं। The RNA polymerase is only capable of catalyzing। एनसीईआरटी पढ़ाना आती नहीं, फिर बोलते हैं एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो, The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation। वो बोल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है केवल कैपेबल होता है क्या करने में, एलोंगेशन की प्रोसेस को कैटालाइज करने में, ठीक। अब देखना, अभी मैं कंक्लूजन निकाल कर भी बताऊंगा आपको। इट एसोसिएट ट्रांजिटली, ये क्षणिक रूप से जुड़ता है विद द इनिशिएशन फैक्टर रो नहीं सिग्मा, ठीक है, रो नहीं सिग्मा, ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर होगा रो। तो देखो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, सा से सिग्मा, सा से शुरू, तो शुरू होने वाला फैक्टर क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर। शुरू करने वाला फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर के साथ जुड़ता है आरएनए पर में कुछ समय के लिए जा करके, एंड टर्मिनेशन फैक्टर के साथ जुड़ता है कुछ समय के लिए जाने के लिए। तो इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर उसे शुरू कराना होता है तब जुड़ता है इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा के साथ जाकर के, और जब टर्मिनेट करानी होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तो जुड़ता है जाकर के टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज रो के साथ। एसोसिएशन विद दिस फैक्टर, इन फैक्टर के साथ जुड़ना, अल्टर द स्पेसिफिसिटी, इन फैक्टर के साथ जुड़ना किसका, आरएनए पॉलीमरेज का, बदल देता है स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी को बदल देता है टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट का, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ता है तभी ये इनिशिएशन करने वाला बन जाता है, जब रो फैक्टर के साथ जुड़ता है तब टर्मिनेटर करने वाला बन जाता है। क्योंकि वैसे तो आरएनए पॉलीमरेज में केवल एलोंगेशन करने की एबिलिटी होती है, बट सिग्मा फैक्टर या रो फैक्टर्स के साथ जाने पर ही स्पेसिफिकली चेंज हो जाता है। अपना जो स्पेशल काम था कि साहब केवल एलोंगेशन था, अपनी स्पेसिफिसिटी चेंज किया और सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ करके थोड़ी देर जुड़ करके इनिशिएशन करा दिया, और थोड़ी देर से रो फैक्टर के साथ जुड़ करके जो टर्मिनेशन करा दिया, इनिशिएशन टर्मिनेशन करवा देता है रेस्पेक्टिवली। क्योंकि स्पेशलिटी तो इसकी, स्पेशलिस्ट तो ये किस काम का है, एलोंगेशन का ही है ना। जैसे डॉक्टर वगैरह पीजी वगैरह करके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसको कार्डियोलॉजिस्ट है तो स्पेशली तो वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को देखता है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत अगर ब्रेन से संबंधित कोई डिजीज है तब भी वो सही कर लेगा, क्योंकि वो नॉर्मल मतलब नॉर्मल तो जनरल फिजिशियन तो था ही ना, एमबीबीएस वगैरह उसने जब ग्रेजुएट डिग्री की होगी तो थोड़ी बॉडी प्रॉब्लम तो उसकी बॉडी पार्ट के भी देख लेगा, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है, ठीक। अब देखो इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं बता रहा था। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दरअसल एक क्वेश्चन है, कहता है कि एन इंटरगोइंग, एक जिज्ञासा से पूर्ण क्वेश्चन ये है कि इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज, कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे कर पाता है एबल टू कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप्स को। तो ये तो क्वेश्चन है, कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि तीनों को कैटालाइज नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज, केवल कैटालाइज करता है एलोंगेशन की प्रोसेस को। ये बात दिमाग में ध्यान रखना, पत्थर की लकीर के रूप में, समझ रहे हो। सब लोग यही बोलते हैं कि तीनों को कैटालाइज करता है, तीनों को कैटालाइज नहीं करता है, कैटालाइज केवल एलोंगेशन को ही करता है, क्योंकि उसी का वो स्पेशलिस्ट है ही। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जो है
हृदय रोग विशेषज्ञ मतलब हार्ट डिजीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट वो उसी के लिए है, कैटालाइज वो उसी को करता है, मतलब अच्छे से काम उसी लाइन में करता है, हार्ट डिजीज में ही। लेकिन सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर के साथ जुड़ करके ट्रांजिटली क्षणिक रूप से थोड़ी बहुत देर के लिए वो काम करवा देता है, लेकिन कैटालिस्ट की तरह काम थोड़ी किया। अब हम उस काम को अच्छे से थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि उस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट नहीं है, ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन है, वो बता थोड़ी रहा है, वो तो कह रहा है कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन है ये, भाई आरएनए पॉलीमरेज कैसे कर पाता, तो वास्तव में वो नहीं कर पा रहा है। साफ साफ देखो लाइन लिखी थी, आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। साफ साफ बोल रहा है, इससे ज़्यादा साफ क्या बोलेगा। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आता नहीं कि आरएनए पॉलीमरेज कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग ऑल द थेरो प्रोसेस इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन, तो इस स्टेटमेंट को मोस्टली लोग सही कर देते हैं, बहुत से टीचर लोग भी बता देते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है यही तो इनिशिएशन फैक्टर के साथ जुड़ करके इनिशिएशन भी करा रहा है और टर्मिनेशन फैक्टर रो के साथ जुड़ करके टर्मिनेशन भी करा रहा है, तो ठीक है। लेकिन साफ साफ एनसीईआरटी लिखती है भाई, और कैसे करेगी वो, ये तो एक क्वेश्चन पूछती है ना, ये तो तरीका है एनसीईआरटी का, पहले क्वेश्चन पूछेगी, फिर हमारे दिमाग में जिज्ञासा बनाएगी, हमारे दिमाग को कंसंट्रेट एकदम से कराएगी, फिर खुद ही आंसर दे देगी। ये कर रही है ये, समझ रहे हो, वो ये थोड़ी कह रही है कि कैसे कर रहा है का मतलब तीनों को कर रहा है, वो ये कुछ तो दिमाग में उठा रही है कि यार कैसे तीनों को करता है क्या। ठीक है, कि क्या तीनों को कैटलाइज करता है, तीनों कैटलाइज नहीं करता, वो साफ साफ बोल रहा है कि केवल कैटलाइज करता है प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन को, एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है भाई, इसलिए मैंने रेड में क्लियर कर दिया है, समझ रहे हैं। और बाकी का आगे का एक पैरा इसमें प्रीकैरियोट बारे में बचा है, प्रीकैरियोट के बारे में देखते हैं, और प्रीकैरियोट का फिगर भी अभी बचा है। ठीक है, ये जो रोड फैक्टर सिग्मा फैक्टर ये सब दिखाया गया है। तो बाकी का अगली वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।